आज का टॉपिक है हमारा दी नाजी वर्ल्ड व्यू। पिछले क्लास तक हम लोगों ने पूरी तरीके से ये समझ लिया कि हिटलर के वजह से कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और यूएसए ना चाहते हुए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसको क्यों आना पड़ा, और उन्होंने जापान के ऊपर एटम बम क्यों गिराया। हम लोगों ने ये भी समझ लिया पूरी तरीके से। अब थोड़ा सा हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज एक नए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम हमारा होगा द नाजी वर्ल्ड व्यू। ठीक है, यानी कि जो नाजी पार्टी था बेसिकली, जिसका लीडर हिटलर था, वो दुनिया को कैसे देखता था, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें कहा गया कि द क्राइम्स दैट नाजीज कमिटेड वर लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट इज रेशियल हायरार्की एंड एक्सपेंशन। कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे है कि नाजी पार्टी का रूल करने का दो तरीका था। पहला था रेशियल हायरार्की और दूसरा था एक्सपेंशन। इन्हीं दो तरीके से नाजी पार्टी रूल करता था और अपना दबदबा बढ़ाता था। ठीक है, चलो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें दो चीज़ों के ऊपर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। पहला हमारा होगा रेशियल हायरार्की और दूसरा हमारा होगा एक्सपेंशन। इन दोनों तरीका को हम लोग जब पढ़ लेंगे तब हमको अल्टीमेटली ये पता चल जाएगा कि आखिर नाजी पार्टी का रूल करने का क्या तरीका था, आखिर इसमें ऐसा क्या खास बात था कि पूरा दुनिया उससे कांपता था उस समय पे। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। पहला हम लोग बात कर लेते हैं रेशियल हायरार्की के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेंगे एक्सपेंशन के बारे में। दोनों के बारे में यहाँ पे डीपली डिस्कस किया गया है, तो हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें रेशियल हायरार्की में, अकॉर्डिंग टू हिटलर देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट देयर वाज ओनली अ रेशियल हायरार्की। रेशियल हायरार्की का मतलब होता है कि ये आदमी सबसे अच्छा है, ये उससे नीचे है, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे, इस प्रकार का। और रेशियल हायरार्की हमारे इंडिया में पहले देखने को मिलता था, जैसे अपर कास्ट, फिर मिडिल कास्ट, फिर लोअर कास्ट, इस प्रकार का। इसका मतलब क्या हो गया? अपर कास्ट मतलब सबसे अच्छा, मिडिल कास्ट मतलब बीच वाला, लोअर कास्ट मतलब सबसे बुरा, एक तरीके का था हमारे इंडिया में पहले। यही चीज़ हमारा कहाँ पे था? जर्मनी में भी था। यानी कि जर्मनी में भी सबसे अच्छा कास्ट, फिर उससे बुरा, फिर उससे बुरा, फिर उससे बुरा, इस प्रकार का वहाँ पे ऐसा चलता था। इसी को हम लोग कहते हैं रेशियल हायरार्की। आगे, यानी कि रेशियल हिटलर सिंपल बोलता था कि यहाँ पे लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं होना चाहिए। देखो हम लोग इंडिया में क्या बोलते हैं कि लोगों के बीच में इक्वालिटी होना चाहिए, सब बराबर हैं, लेकिन हिटलर साहब बोलता था कि नहीं, लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं होना चाहिए। जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा, जो बुरा है वो बुरा ही रहेगा। हिटलर ऐसा कहता था। अकॉर्डिंग टू रेशियल हायरार्की, ब्लॉन्ड का मतलब होता है ब्राउन हेयर वाला, जो जिसका बाल जो है ना थोड़ा सा भूरा होता है। और कभी आप सर्च करना जर्मनी के लोगों को, आप देखना तो उसका जो बाल है ना अक्सर भूरा होता है। ठीक है, तो ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, पहला बात जर्मनी के लोग ना, बाल भूरा होता है, ब्राउन, आँख उसका ब्लू होता है। ये मतलब उस वहाँ का ना एक तरीके से क्या कह सकते हैं, वहाँ का जोग्राफिकल फीचर्स के वजह से वहाँ के लोगों का ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया का देखा जाए तो लगभग बाल हम लोग का काला होता है और आँख भी हम लोग का काला ही होता है। तो ये हमारे जोग्राफी का लेन देन है। तो जर्मनी में कुछ और है, हमारे यहाँ पे कुछ और है। उसी प्रकार से आप बात करो यदि इसका ऑस्ट्रेलिया का, तो कितने गोरे लोग होते हैं वो लोग, है ना। तो ये सब जोग्राफी का लेन देन है। तो ये बेसिकली हम लोग अभी बात करेंगे जोग्राफी जर्मनी के बारे में, तो वहाँ के ध्यान देते हैं। तो ब्लॉन्ड मतलब जिसका बाल भूरा है और जिसका आँख नीला है यानी कि ब्लू है, उसको कहा जाता था वहाँ पे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। और ये नाम आप याद रख लीजिए, ये वो लोग थे जिससे हिटलर बड़ा प्यार करता था और बाकी सबसे हिटलर नफरत करता था। समझिएगा बहुत ध्यान से, यानी कि वैसे इंसान जिनका बाल क्या है? भूरा है, और आँख क्या है? नीला है, यानी कि ब्लू है, उसको वहाँ पे क्या लोग कहते थे? आर्यंस कहते थे। और पूरा नाम बोले, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। ठीक है, वेयर एट द टॉप, और ये जो लोग थे ये क्या है? सबसे अच्छे लोग थे, यानी कि सबसे अच्छे कास्ट के लोग थे। वाइल ज्यूइश वेयर एट द लोवेस्ट, और जो ज्यूइश थे ये क्या थे? सबसे लोवेस्ट थे। यहाँ पे ना सिंपल सा नॉर्डिक जर्मन आर्यन हो गया या फिर ज्यूइश हो गया, एक वर्ड आपको और आगे मिलेगा जिप्सी। इसका सिंपल सा मतलब समझ लो अलग अलग रिलीजन के लोग, बस सिंपली ऐसे समझ लो। जैसे इंडिया में होता है ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, उसी प्रकार से वैसे समझ लो। तो जर्मनी में जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन थे वो सबसे अपर कास्ट थे, ऐसे समझ लो, और जो ज्यूइश थे वो सबसे लोअर कास्ट थे। ठीक है, और यही वो ज्यूइश है जिसको हिटलर देखना पसंद नहीं करता था। ठीक है, और आपने पहले वाले क्लास में पढ़ा था कि कितना ज़्यादा ज्यूइश लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। तो ये सबसे ज़्यादा यदि प्यार किसी को करता था, यानी कि किसी को चाहता था, तो नॉर्डिक जर्मन आर्यन को चाहता था हिटलर।
लेकिन इनसे सबसे नफरत यदि किसी से इसको ज़्यादा था तो वो था हमारा ज्यूइश से, जिप्सीज से, इन सब लोगों से। आगे बढ़ते हैं। ज्यूइश वेयर रिगार्डेड एज एन एंटी रेस एंड द आर्क एनिमीज ऑफ द नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। हिटलर सीधा बोलता था कि जो ज्यूइश है ना, ये हमारे आर्यंस के बिल्कुल दुश्मन है, यानी कि जो आर्यन लोग हैं जिसको हिटलर पसंद करता था उसका दुश्मन है कौन? ज्यूइश। ऐसा मानता था हिटलर। कहने का सिंपल सा मतलब है कि हिटलर ना ज्यूइश को अपना दुश्मन मानता था, सिंपल। ये इस प्रकार ज्यूइश लोगों को देखना नहीं चाहता था हिटलर, सिंपल। आगे, द आर्क एनिमीज ऑफ द नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। आर्क एनिमीज का मतलब होता है कि कट्टर दुश्मन है हमारा, कौन? ज्यूइश, सिंपल। आगे, तो यहाँ से साफ हमको पता चल रहा है कि हिटलर केवल और केवल चाहता था नॉर्डिक जर्मन आर्यन को, और इसको नफरत यदि किसी से सबसे ज़्यादा था तो वो था हमारा ज्यूइश से। ठीक है, आगे। ऑल अदर कलर्ड पीपल वेयर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। ज्यूइश के अलावा जो भी और लोग थे उनसे भी हिटलर को नफरत था, लेकिन वो किस तरीके का दिखता है, फिजिकली ठीक है कि नहीं है, यदि ठीक है तो बच जाएगा, यदि चल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, तो उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग नॉर्डिक जर्मन आर्यन थे वो सब सेफ हैं, उसको हिटलर टच भी नहीं करेगा। ठीक है, और जो ज्यूइश लोग हैं या फिर जो फिजिकली ठीक नहीं है, चल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, वो सब इसके लिए क्या था? दुश्मन था। ठीक है, क्योंकि हमने आपको एक बार कहा था कि हिटलर केवल और केवल जर्मनी में फिट आदमी चाहता था, अनफिट आदमी वो एक भी नहीं चाहता था। ठीक है, आगे। हिटलर्स रैकिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्वर्ड स्पेंसर। अब देखो हिटलर के पास में ये दिमाग आया कहाँ से, यानी कि हिटलर के पास ये दिमाग कहाँ से आया कि जर्मनी में केवल वैसे ही लोग रहेंगे जो कि फिट हैं। ये दिमाग इसको कहाँ से आया? ये दिमाग आया इसको दो बड़े बड़े थिंकर के द्वारा, और ये थिंकर का नाम था चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। अब एक्चुअली पता है आपको, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर का ना बहुत बड़ा रोल रहा है बायोलॉजी में, यानी कि जो हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं ना उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर बायोलॉजी के लोगों से हिटलर का क्या लेन देन है? भाई लेन देन है, क्या है इसको थोड़ा सा आप समझिएगा गहराई से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा इसके पहले बारे में समझते हैं। चार्ल्स डार्विन वॉज अ नेचुरल साइंटिस्ट who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection। यानी कि चार्ल्स डार्विन एक बहुत बड़े हमारे साइंटिस्ट हैं, थिंकर भी हैं, किस फील्ड के? बायोलॉजी के। उसमें इन्होंने अपना ये थ्योरी दिया है कि किस तरीके से नेचर किसी आदमी को सेलेक्ट करता है तो वो बच जाता है, सेलेक्ट उसको नहीं करता है तो वो मर जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं हम। आपने कई बार देखा होगा कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो वो जन्म के 2-3 मिनट बाद या 2-3 घंटे के बाद किसी कारणवश अपने आप मर जाता है। या फिर कई बार आपने ये भी सुना होगा कि कोई बच्चा जन्म लिया, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद कोई बीमारी नहीं था, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अचानक मर गया। इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट ने आपको अडॉप्ट नहीं किया, आप इन्वायरमेंट के साथ बदल नहीं पाए, इसलिए आप मर गए। तो वही यहाँ पे कहा गया है चार्ल्स डार्विन जी के द्वारा कि कोई भी आदमी जब पैदा लेता है तो वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। यानी कि इन्वायरमेंट उसको सेलेक्ट कर लिया, यदि इन्वायरमेंट के साथ वो चेंज कर लिया अपने आप को तो वो जिंदा रह जाएगा, नहीं किया तो वो आदमी मर जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किसने कर लिया? हिटलर ने कर लिया। हिटलर का सिंपल सा कहना यह था कि जो आदमी फिजिकली ठीक है, मतलब कि जो काम कर सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है, वही कंट्री को केवल आगे लेके जा सकता है कंट्री को, और जो फिजिकली ठीक नहीं है वो कंट्री को आगे लेके नहीं जा सकता, बल्कि वो कंट्री के ऊपर एक बोझ है। तो उन सबको क्या कर दो? मार दो। सिंपल हिटलर ये चाहता था। आगे देखते हैं होता क्या है। हर्बर्ट स्पेंसर ट्राई टू एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर जो थे ये बताना चाहते थे कि इन्वायरमेंट में जिंदा वही रह पाता है जो क्या रहते हैं? फिट रहते हैं। यानी कि जो बच्चा फिट है वैसी बात है वो इन्वायरमेंट में जिंदा रहेगा, जो बच्चा फिट नहीं है वो इन्वायरमेंट में जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है, आगे। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर्स आइडिया ओनली दोज स्पीसीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ दैट कुड अडॉप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस। यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार
इन्वायरमेंट में केवल यानी कि इस पृथ्वी पर वही आदमी जिंदा रह पाएगा जो बदलते हुए मौसम के साथ अपने आप को क्या कर ले, बदल ले, अपने आप को चेंज कर ले। यदि नहीं करेगा तो आदमी मर जाएगा। ठीक है, आगे। Their ideas were used by rakish thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered peoples। यानी कि इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल बहुत सारे थिंकर्स ने, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने और बहुत सारे रूलर ने इस्तेमाल किया है अपने यहाँ पे रूल करने के लिए। और यही आइडिया इस्तेमाल किसने किया? हिटलर ने किया। अब आपको ना पूरा एक कंक्लूजन देते हैं कि आखिर हर्बर्ट स्पेंसर का क्या आइडिया था और हिटलर ने इसको क्यों फॉलो किया। समझिए, हर्बर्ट स्पेंसर पहली बात तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे बायोलॉजी के फील्ड के। उन्होंने ना बायोलॉजी में अपना एक थ्योरी दिया है। वो थ्योरी ये कहता है कि देखो भैया, कोई भी प्लांट या फिर कोई भी आदमी का जब बच्चा जन्म लेता है तो वो इन्वायरमेंट में जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि बदलते हुए मौसम के साथ वो अपने आप को चेंज करता है कि नहीं। यदि चेंज कर लिया तो वो जी जाएगा, आगे बढ़ जाएगा वो, लेकिन अपने आप को बदल नहीं पाया वो तो वो मर जाएगा। सिंपल सी बात है। आप इसको ऐसे समझो, मान लीजिए कि कोई बच्चा है 3 साल 4 साल का है, जाड़े के समय में उसको जाड़ा लग रहा है लेकिन वो स्वेटर नहीं पहन रहा है। ऑब्वियस सी बात है, उसको सर्दी जुकाम जो भी होगा होना होगा। और जब वो लंबे समय तक हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात उसका डेथ हो जाएगा। यानी कि मौसम तो हमारा बदला, लेकिन क्या वो अपने आप को बदला? क्या नहीं बदला। जाड़ा आ गया, उसको स्वेटर पहनना चाहिए था, नहीं पहना तो वो क्या कर जाएगा? मर जाएगा। तो वही हर्बर्ट स्पेंसर ये कहना चाहते थे कि जो बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को चेंज कर लेगा वही जिंदा रह पाएगा और जो नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा। अब इसी बात का यानी कि सिंपली बताना ये चाहता है हर्बर्ट स्पेंसर कि जो फिट रहेगा वही आगे सर्वाइव कर पाएगा और जो फिट नहीं रहेगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है हिटलर। हिटलर ये बोलता है कि जर्मनी में या फिर जर्मनी के तरक्की में केवल वही लोग भागीदारी बन सकते हैं जो आदमी क्या है? फिट है। और जो फिजिकली ठीक नहीं है, यानी कि जो चल नहीं सकता है, जो लंगड़ा है, लुल्हा है, जो बोल नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है, इस प्रकार के आदमी का कोई इस्तेमाल नहीं है जर्मनी में, कोई यूज नहीं है। इसलिए इन सब को क्या करो? पकड़ो और जान से मार दो। ठीक है, तो हिटलर किस में विश्वास रखता था? एकदम फिट आदमी में विश्वास रखता था, क्योंकि उसका मानना था कि जर्मनी को आगे लेके जाना है तो कैसे लोग चाहिए हमको? केवल फिट लोग चाहिए, बाकी जितने भी अनफिट हैं सबको मार दो। ठीक है, आगे क्या होता है देखो। द नाजी आर्ग्यूमेंट वाज सिंपल दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश। यानी कि नाजी पार्टी का कहने का सिंपल सा मतलब है कि हिटलर का ये सिंपल सा कहना था कि जो रेस मतलब जो स्ट्रॉन्ग आदमी होगा उसी को जिंदा रहने का मौका मिलेगा और जो स्ट्रॉन्ग नहीं है वो जिंदा नहीं रहेगा, उसको मार दिया जाएगा। स्ट्रॉन्ग का यहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या है? फिट। जो फिट है वो जिंदा रहेगा, जो फिट नहीं है उसको मार दिया जाएगा। सिंपल। द आर्यन रेस, आर्यन मतलब वही नॉर्डिक जर्मन आर्यन का बात कर रहा है। द आर्यन रेस वॉज द फिटेस्ट, यानी कि फाइनेस्ट। और हिटलर ये बोलता था कि जो आर्यन लोग हैं वो सबसे फिट लोग हैं। अब यहाँ पे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आपको पता चल रहा होगा कि ये केवल जिंदा रखना चाहता है आर्यन को, बाकी सबको मारना चाहता है। सिंपल। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट दी वर्ल्ड। हिटलर का सिंपल सा कहना था कि जो आर्यन है वो सबसे प्योर आदमी है, इसमें कोई दोष नहीं है, यानी कि ये भगवान का बच्चा है। सिंपल। और दूसरा बात, बिकम स्ट्रॉन्गर, आर्यन लोगों को स्ट्रांग बनाओ और आने वाले समय में यही लोग दुनिया पे राज करेंगे, ऐसा हिटलर का कहना था। यानी कि आर्यन को पूरी तरीके से हिटलर सपोर्ट करता था, बाकी सबसे हिटलर नफरत करता था। ठीक है, आगे ये हम लोगों ने क्या पढ़ा? रेशियल हायरार्की के बारे में पढ़ा। ये एक तरीका था हिटलर का रूल करने का। पहला तरीका आपने जो पढ़ा अभी रेशियल हायरार्की में, इसमें आपने क्या देखा कि जो फिट रहता था केवल उसी को जिंदा रहने का मौका देता था हिटलर, और जो अनफिट रहता था उसको हिटलर मार देता था। ठीक है, अब कहाँ मारता था भाई? कंसंट्रेशन कैंप में डाल के मारता था, गैस चैम्बर में डाल के मारता था। अभी और भी 2-3 नाम आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो ये पहला तरीका था हिटलर के रूल करने का। दूसरा क्या तरीका था भाई? दूसरा था हमारा एक्सपेंशन। यानी कि एक्सपेंशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हिटलर कभी चुप नहीं रहता था, शांत नहीं बैठता था, वो दूसरे कंट्री पे हमला करता रहता था अपने पावर को बढ़ाने के लिए। एक्सपेंशन। हिटलर बिलीव्ड दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ जर्मन पीपल। हिटलर का सिंपल सा मानना यह था कि जर्मनी के लोगों को रहने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरे कंट्री को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा हमला करके,
तो जर्मनी यानी कि हिटलर दूसरे कंट्री पे हमला समय समय पर करता रहता था अपने पावर को बढ़ाने के लिए। दिस वुड एनहांस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री, यानी कि सिंपल ये बात कर रहा जर्मनी का। ऑब्वियस ही बात है, अब जब दूसरे कंट्री पे हमला करेंगे और आप जीत जाएंगे तो किसका एरिया बढ़ेगा? जर्मनी का ही बढ़ेगा, सिंपल। तो हिटलर ना जर्मनी के एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता था। इट वुड ऑल्सो इन्हांस द मटेरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन। और वैसे बात है भाई, जब आप दूसरे कंट्री पे हमला करेंगे, उसको अपने कब्जे में कर लेंगे, तो आपके कंट्री यानी कि जर्मनी का रिसोर्स भी बढ़ेगा, पावर भी बढ़ेगा, दायरा भी आपका बढ़ जाएगा, सिंपल। आगे, टू एनहांस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री जर्मनी अटैक्ड पोलैंड एंड दिस लीड टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको तो पता ही है, यानी कि इसी लालच के चक्कर में, यानी कि अपना एरिया बढ़ाने के चक्कर में जर्मनी हमला करता है पोलैंड पे, और उसी से हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा ही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो दो तरीका था हिटलर का रूल करने का। पहला तरीका था रेशियल हायरार्की, यानी कि जो फिट रहेगा वही केवल जिंदा रहेगा, बाकी जो अनफिट है सबको मार देता था वो। दूसरा था एक्सपेंशन का, यानी कि हमला करने का तरीका है इसका, सिंपल। और हमला करने का तरीके के वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा सा एकदम खूंखार चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। खूंखार मतलब हिटलर के गंदे गंदे करतूतों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाला है। तो इस टॉपिक का हम लोग इंतजार करेंगे, अगले वाले क्लास में इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।